नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारते शोक, 100 वर्ष की आयु में मां हीराबेन का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल को दी करोड़ों की सौगात। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। और धूप के साथ ही शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में उत्तर भारत में सर्दी के तेवर और हो सकते हैं कड़े। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी, जहां बेटे के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से राष्ट्र सेवा में जुट गए और अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा किया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी। ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक बेटे के रूप में अपने दायित्वों को निभाते हुए अपनी मां के जाने का दुख किसी बेटे के लिए कितना बड़ा होता है, ये इन तस्वीरों के जरिए झलकता है। साल 2022 का आखिरी महीना और उसके जाने में अब कुछ ही पल बचे हैं कि सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। यह खबर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन की। इस निधन की सूचना खुद पीएम ने सुबह ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबा का शुक्रवार तड़के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद से वो सीधे गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। पीएम सीधे उस कमरे में गए जहां उनकी मां की पार्थिव देह रखी गई थी। पीएम मोदी ने मां को नमन किया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मां को नमन करने के कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी उनके पार्थिव देह को लेकर घर से निकले। उनके साथ उनके भाई भी थे। अंतिम सफर के दौरान पीएम खुद अपनी मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर घर से निकले। फिर पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा गया। देह को अंतिम यात्रा के जरिए शमशान घाट के लिए रवाना किया गया। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। श्रद्धांजलि के लिए उनके हाथ जुड़े हुए थे। शमशान घाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने मां के पार्थिव देह को कंधे पर उठाकर चिता तक पहुंचाया। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधियों का सिलसिला शुरू हुआ।
पीएम मोदी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते दिखे। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पीएम ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान से बेहद सादा तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। मां हीराबा के अंतिम संस्कार करने के बाद पीएम मोदी काफी देर तक वहीं खड़े रहे, मां की चिता को देखते रहे। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शमशान घाट से निकले तो वो बढ़ चले अपने कर्तव्य पथ पर। एक बेटे के रूप में सारे फर्ज निभाने के बाद पीएम मोदी रुके नहीं और बढ़ चले पीएम के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। पीएम मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। पीएम शमशान घाट से निकलकर सीधा पहुंचे गुजरात के राजभवन। वहां से वे बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम को खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शामिल होना था, लेकिन मां के निधन की वजह से नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। एक बेटे के लिए एक मां का जाना उसकी जिंदगी का सबसे दुखदायी क्षण होता है, जो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति भी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेटे का फर्ज पूरा किया तो देश के बेटे के तौर पर तो राष्ट्र सेवा को भी पूरी अहमियत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी बेटे के लिए मां का जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मां का जाना बेहद दुख देने वाला है, क्योंकि उनका मां से रिश्ता ही कुछ ऐसा था। इसी साल जून में मां के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने उनके पांव धुलकर उस पानी को अपनी आंखों में लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पालने, उसकी शिक्षा से लेकर उनको संस्कार देने में मां की सबसे बड़ी भूमिका रही है और प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात को बयां भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं कैसा था प्रधानमंत्री का अपनी मां से रिश्ता। ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरी, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मां जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। पीएम मोदी के ये शब्द और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ कितना आत्मीय रिश्ता था। ये तस्वीरें हैं इसी साल 18 जून की, जब अपनी मां हीराबा के जीवन के 100वें वर्ष के प्रवेश करने के मौके पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित उनके घर पर पहुंचे थे। मां के 100वें जन्मदिन को स्पेशल बनाते हुए पीएम मोदी ने मां के साथ पूजा अर्चना की थी। भगवान की आरती करने के बाद पीएम मोदी ने मां के पैर धोए थे। जिस पानी से मां के पैर धोए, उसी पानी को अपनी आंखों पर लगाया। पीएम मोदी ममता की मूरत अपनी मां को शॉल और माला पहनाकर उनका आशीर्वाद भी लिया था और उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। लेकिन ईश्वर को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अब पीएम मोदी अपनी मां का जन्मदिन उनके साथ नहीं मना पाएंगे। अपनी मां के 100वें वर्ष के प्रवेश के मौके पर खास बनाते हुए पीएम ने एक भावुक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने मां हीराबा से जुड़ी बचपन की यादों, उनकी सीख, उनके प्यार के अनगिनत किस्सों को अपनी भावनाओं और शब्दों के जरिए बयां किया था। मां के बारे में पीएम ने लिखा, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी है, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक मुख्यालय का दौरा किया था, तब उन्होंने अपनी माताजी हीराबा और दुनिया की हर एक मां के लिए भावुक शब्द साझा किए थे। अड़ोस पड़ोस के घरों में
बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, पीएम मोदी की मां हीराबा सादगी की प्रतिमूर्त थी। उनका जीवन काल लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मां के नाम पर आज कोई संपत्ति नहीं है। हीराबा हमेशा से सादगी से रहती रही। चाहे जब पीएम मोदी किसी पद पर न रहे हों या जब वो गुजरात के सीएम रहे हों या फिर प्रधानमंत्री बन गए हों, वो पहले भी सादगी से रहती थी और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भी अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती थी। बेटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद हीराबा एक बार मई 2016 में प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर पीएम आवास में घुमाया था। पीएम ने कई मौकों पर अपनी मां को याद किया था। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। हीराबा जीवन के 100वें साल में थीं, लेकिन इससे उनकी जिजीविषा और उमंग में कोई कमी नहीं थी। बात हर घर तिरंगा लहराने की हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने योगदान देने की, वे देश के हर अभियान में हिस्सा लेती रही। जब चुनाव हुए तो बूथ पर जाकर उन्होंने वोट डाला और विमुद्रीकरण के दौरान भी खुद बैंक जाकर पुराने नोट बदलवाए। पीएम मोदी की मां का जन्म 18 जून 1923 को महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। बचपन के संघर्षों ने उन्हें उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वह वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र महज 15 से 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। शादी की जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच हीराबेन हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभालते रहीं। गरीबी के चलते हीराबेन को घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन भी मांजना पड़ा। पीएम ने एक ब्लॉग में लिखा था कि मां से मिलना होता है बस कुछ पलों के लिए, लेकिन मां के मन में इसे लेकर कोई नाराजगी या दुख का भाव मैंने आज तक महसूस नहीं किया। मां का स्नेह मेरे लिए वैसा ही है, मां का आशीर्वाद मेरे लिए वैसा ही है। मां अक्सर पूछती है, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है। वो मुझे बार बार याद दिलाती है, मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ से जब भी फोन पर बात होती थी तो यही कहती थी, देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। पीएम मोदी की इन बातों से दिखता है कि उनकी मां ने अपने बेटे को किस तरह के संस्कार दिए हैं। पीएम मोदी को राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के संस्कार भी मां से ही मिले हैं, क्योंकि मां सिर्फ शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व। चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% तक कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बजट योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% हो गई है और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। एक वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर अब 6.6% हो गई है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
छोटी बचत योजनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए ब्याज की दरों के बाद छोटे बचतकर्ताओं पर क्या प्रभाव होगा, इसे जानने के लिए बात करते हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर M.K. अग्रवाल से। डॉक्टर अग्रवाल, एक लंबे समय के बाद लघु बचत योजनाओं को लेकर सरकार ने ध्यान दिया है। ऐसे में क्या लाभ होगा बचतकर्ताओं का और इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ी सी बचत की गई थी उस समय और उसके बाद अब पुनः ये बड़ी बढ़ोतरी है छोटे निवेशकर्ताओं के लिए, बचतकर्ताओं के लिए। और उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने छोटे जो निवेशकर्ता हैं, बचतकर्ता हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि बहुतों की आय, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बहुतों की आय का स्रोत होता है ब्याज। तो ये कई चीजें रखकर किया गया है कि बचत भी हमारे यहाँ आवश्यक है, उसको प्रोत्साहित किया जाए। और भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे बचतकर्ताओं का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम देखते हैं घरेलू बचत को, तो वो बहुत बड़ा योगदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। बैंकों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जहाँ के लिए किया गया है मुख्यतया, वहाँ पर ब्याज दर काफी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर 4% है बचतकर्ताओं के लिए अपना बचत खाते में, जबकि अन्य बैंकों में 2% से लेके 3.25% तक है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग दरें हैं। तो उसको देख करके लगता है कि सरकार भी चाहती है कि पोस्ट ऑफिस की बचत योजना को हमेशा की तरह प्रोत्साहित माध्यम से यहाँ पर ज्यादा बचत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बचत करते हैं उनका बचत प्रायः दीर्घकाल के लिए और उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है। तो सरकार के पास इन बचत से काफी मदद मिलती है उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इधर ध्यान दिया गया है। जो बचतकर्ता हैं डॉक्टर M.K. अग्रवाल, क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या बड़ा उपहार वो वाकई मानेंगे जो सरकार की ओर से अब ये दिया जा रहा है? मुझे लगता है निश्चित तौर पर वो इससे उत्साहित होंगे, निश्चित तौर पर खुश होंगे, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 0.5% का जो है अतिरिक्त बोनस इसमें लागू है। जैसे यदि कहीं 4% है तो 4.5 हो जाता है, या 7.6 है तो 8.1 हो जाता है। तो 0.5% का जो वो इंसेंटिव है या अतिरिक्त है, वो भी उनको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि छोटे बचतकर्ताओं के लिए ये अच्छी सौगात है सरकार की तरफ से नए साल पर। जी, चलिए डॉक्टर M.K. अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छोटे बचतकर्ताओं के लिए नए साल का बड़ा तोहफा देखना होगा, प्रतिक्रिया कैसे सामने आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के संरक्षण व अर्थगंगा की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थगंगा से जल व नदी के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव बढ़ा है। नदियों से जुड़े आर्थिक विकास की अवधारणा में विश्वास उत्पन्न हुआ है। कोलकाता भ्रमण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में उस बैरक को देखा जहां ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर रखा था। उन्होंने सेना के संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, जहां सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के तमाम राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में धूप निकलने से थोड़ी राहत हुई है, लेकिन कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे ने मुश्किलें भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कहा है कि दिल्ली समेत कई राज्यों ने नए साल से फिर सर्दी के तेवर कड़े हो सकते हैं।
उत्तर भारत में शीतलहर के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ठंड से राहत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली है। नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी का सितम तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत अभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है और खाड़ी क्षेत्र से बहने वाली गर्म हवाओं के कारण यहाँ के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने 31 दिसंबर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट शुरू होने का अंदेशा जताया है। हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि दोनों राज्यों के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता कम रही। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बर्फीली हवाएं चलने की वजह से तापमान अभी और नीचे जा सकता है। रोज सुबह तो हम 4 बजे भोर में निकलते थे, लेकिन आज ऐसा ठंड देखे हैं। सुबह निकले भोर में करीब 6 बजे आज निकले तो देखे चारों तरफ कोहरा से एकदम छाया हुआ है। बस सीधा रूम से निकले, सीधे चाय की दुकान पे आके चाय से थोड़ा राहत मिला हमको। आज बहुत बेजोर ठंड है और हम लोग भाग करके चाय पीते हैं तो ही राहत मिलती है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ठंड तो बहुत कड़ाके की है, जिससे लोगों का यातायात दुर्लभ है चलना जी। गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी वाले चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद ठंड अपने शबाब पर है। शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में मध्यम स्तर पर बर्फबारी हुई। इसी तरह कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, गुरेज तथा श्रीनगर में बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 2 से 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने जिला पंचायत परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर आयोजित शोक सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में पार्टी पदाधिकारी समेत जनप्रतिनिधि गण भी मौजूद थे। इसके बाद श्रीमती गांधी ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में श्रीमती गांधी ने आवास विकास परिसर में 1 वर्ष पूर्व गृह मंत्री की सभा के दौरान हटाए गए विद्युत केबल को तत्काल लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती गांधी ने आवास आवंटन में धांधली की जांच किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके पूर्व श्रीमती गांधी ने जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया। जहां सांसद श्रीमती गांधी ने दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर गांव में 1 एकड़ या 2 एकड़ के एक तगड़ा वन होना चाहिए। इसमें फायदा पूरे गांव का होगा, पानी का भी निकास ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इस साल शायद वो डीएम को मिला है अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, जिसने फिरोजपुर में शायद एक वन में डाला है, एक गांव में एक वन डाला है। तो हम भी वही चाहते हैं। 30 दिसंबर 2022 को माननीय सांसद महोदय द्वारा दिशा की बैठक की गई प्रेरणा सभागार विकास भवन में। इसमें कुछ समस्याएं उठाई गई, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समस्याएं उठाई गई। और जो पूर्व में बैठक हुई थी, जो अप्रैल में बैठक हुई थी, उसमें भी जो कार्यवृत्ति जारी हुई थी उसके अनुसार भी क्या कार्य किया गया, उसके भी कुछ बिंदु उठाए गए। जिसमें प्रमुखता माननीय सांसद महोदय द्वारा आवास विकास में जो केबल कटे थे, बिजली विभाग को केबल जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। और जल निगम से शिकायत जो जनप्रतिनिधियों द्वारा करी गई कि इनके द्वारा रोड खोद दिए जाते हैं, फिर उनकी पूर्ति नहीं करी जाती है, उनको पूरा एज इट इज़ नहीं किया जाता है, जो चेयरमैन नगर पालिका ने भी सवाल उठाया। तो जल निगम को निर्देशित किया गया कि भाई आपके द्वारा जो भी ऐसा कार्य किया जाए उसको एग्रीमेंट के अनुसार जो भी आपकी कंडीशंस हैं कि उसको पूर्णतः उसी स्टेट में ले आया जाएगा जहां से काम शुरू हुआ था, तो वैसा कराने के उनको निर्देश दिए। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज के संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बार ये मेला 650 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में लगेगा। पूरे मेला क्षेत्र में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में मेला प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है। कोविड के बाद शुरू होने वाले इस मेले में तैयारी व्यापक रूप से की गई है। सभी सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता के मद्देनजर सफाई कर्मी की तैनाती भी की गई है। इस बार का माघ मेला 6 जनवरी की पौष पूर्णिमा स्नान से शुरू होगा और 16 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर समाप्त होगा। कोविड को देखते हुए आने जाने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए सरकार हर तरह की तैयारियां पूरी कर रही है। जैसा आपको पता है कि हर वर्ष की बात इस बार भी हमारा माघ मेला लगभग 650 से लेकर 700 हेक्टेयर में लगेगा। पूरे मेले को हम लोगों ने 6 सेक्टर में बांट रखे हैं। एक सेक्टर को एक अपना एसडीएम जो होता है उसकी निगरानी में एक सेक्टर होता है, उसके साथ में एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होता है जो सिक्योरिटी को वहाँ पे देखता है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े हमारे संस्थाएं होती हैं। हमारे जो प्रयागवाल होते हैं वो लोग भी बसते हैं जिनके यहाँ की कल्पवासी रहते हैं। तो बहुत सारे आवंटन हो चुके हैं ज़मीनों की। बहुत लोग यहाँ अपना शिविर लगाना शुरू कर दिए हैं और ये जो हमारा माघ मेला होगा थोड़ा सा आफ्टर कोविड ये पहला मेला होगा जिसमें कि काफ़ी भव्यता दिखेगी। यहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अपनी यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाएंगे। जो गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ वर्षों में उपलब्धि हासिल की है उसको दिखाया जाएगा, उसका शोकास किया जाएगा। मथुरा के वृंदावन में इस वर्ष का अंतिम दिन और नव वर्ष मनाने 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों में प्रशासन ने बड़े स्तर पर व्यवस्था भी की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जहां वृंदावन में बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंगला आरती के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मथुरा के डीएम पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश पांडे ने अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली, जहां पर डीएम व एसएसपी ने सभी स्थानीय अधिकारियों को 1 तारीख और 31 तारीख को 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए। वहीं आने जाने वाले लोगों के लिए यातायात के नियमों के साथ कोविड के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारते शोक। 100 वर्ष की आयु में मां हीराबेन का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल को दी करोड़ों की सौगात। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। और धूप के साथ ही शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में उत्तर भारत में सर्दी के तेवर और हो सकते हैं कड़े। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।